स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप में भेजो क्वेश्चन, ग्रुप में भेजो, पर्सनली कोई मत भेजो, अब है ना, ग्रुप में भेजो सो दैट बाकी लोग भी देखेंगे। वन बाय वन देखते हैं, है ना। डिस्कशन वाला ग्रुप में भेजो, ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन है उसमें भेजो, ताकि बाकी लोग भी देखेंगे, है ना। कई बार बच्चे पूछ रहे होते सर क्वेश्चन कहाँ पे है, तो इस तरह से। जो भी इनके डाउट है ना ग्रुप में भेजो। जी हार्दिक बताइए, इसमें क्या डाउट है, ये क्या है। कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ ए आपका 4x3 मैट्रिक्स है एंड एक्स 3x1 है, बी 4x1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। बताओ क्या डाउट है इसमें, सर क्या इसमें पूछ। सेकंड ऑप्शन ट्रू कैसे हो गया और थर्ड फॉल्स कैसे हो गया? अच्छा, तो ये जो हमारे पास क्या है, 4x3 का मैट्रिक्स है ना। सो जो ए ऑगमेंटेड बी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। जब आप ए ऑगमेंटेड बी में क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे, है ना। तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 4x4 का हो जाएगा। अब आप बताइए, इसमें कह रहा है कि द रैंक ए इज 3, सो रैंक ऑफ ए 3 है ना। तो इन्फॉर्मेशन बस इतना है कि सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ए 4x3 है एंड द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू, तो आपको पूछना है कि रैंक ए 3 है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एवरी बी इन आर। तो रैंक, अब मुझे बताइए ए ऑगमेंटेड बी का क्या हो सकता है रैंक। इसका तो 4 भी हो सकता है। लेकिन ए में आप ध्यान से देखिए कि ए में जो है 3 कॉलम है ना। तो आपको अच्छा, ए का मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है, 3 हो सकता 3। है। हाँ, एंड ए ऑगमेंटेड बी, इसका रैंक अगर 3 होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अगर ए का रैंक 3 है तो ए ऑगमेंटेड बी क्या हो सकता है, 3 या 4, 3 से कम तो हो नहीं सकता, है ना। तो मुझे मुझे ये बताइए, ए का रैंक अगर 3 है तो ए का या तो 3 होगा या 4 होगा, यही ना। तो यस क्या सर। क्या लगता है आपको, अब बताइए मुझे कि ऑप्शन कह रहा है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ए का रैंक, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक एन के इक्वल हो, एम क्रॉस एन, एन आपका 3 है तो ये 3 के इक्वल हो, यही ना। तो ऐसा यस होगा। सर। सो ये है पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ कि ए ऑगमेंटेड बी 4 हो गया और रैंक ए 3 है तो क्या होगा। नो नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब, ठीक है सर। है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी फॉल्स हो ऑप्शन गया। में। सी में जो है कि रैंक ए लेस देन 3 है, तो मान लो अभी 2 है एज एग्जांपल, देन द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर सम, फॉर सम। देखो एक देखना, यहाँ पे फॉर एवरी था, बी ऑप्शन में फॉर एवरी था, तो एवरी मतलब कुछ भी लूं आंसर सेम होना चाहिए। फॉर सम मतलब एक भी अगर भी ऐसा मिल गया मुझे तो काम हो जाएगा हमारा। फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट, जहां फॉर सम लिखा हुआ मतलब देयर एग्जिस्ट है। सो कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी जो आपके पास है, उसके पास
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा फॉर सम बी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें पहले से पता है रैंक ए लेस देन 3 है, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ अगर ए के इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और ये लेस देन नहीं, और ये तो हमें बता रखा ना लेस देन 3 है, एन केवल एम क्रॉस इनफाइनाइट एन सॉल्यूशन है ना, क्योंकि ये लेस देन 3 गारंटी दे रखा है। अब क्वेश्चन है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या मुझे ऐसा एक बी मिल सकता है जिसके लिए ए ऑगमेंटेड बी का रैंक ए के रैंक के इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? यस सर। सिंपल, आप बी को ऐसा लो, ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, जिसको बोलते हैं कॉलम स्पेस में। सो अगर बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो वो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, देन ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक सेम ही रहेगा, क्योंकि रैंक क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम से रैंक बढ़ते हैं। तो अगर मैं बी को ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूंगा तो डिपेंडेंट हो गया, तो रैंक में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो दोनों का रैंक इक्वल होगा। तो क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट था, तो यस इफ वी चूज बी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए देन दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो उसने फॉर सम बोला इसलिए ट्रू है, फॉर ऑल होता इसी ऑप्शन में तो फॉल्स हो जाता, लेकिन फॉर सम है वर्ड, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है सर। हम्म, सो ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं वन बाय वन। तो अब क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। बताओ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। हाँ जी भाई अमन बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर एक्स बार का वो वेरिएंस नहीं आ रहा था, एक्स बार स्क्वायर है सर। एक्सरसाइज क्या है आपका? आईआईडी नॉर्मल है, एक्सआई नॉर्मल है, म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो निकालो, इसके स्क्वायर का मीन क्या आएगा? ये कितना है? 1 आएगा, तो यहाँ से नहीं निकल आएगा। क्या वेरिएंस चाहिए? तो कोई बात नहीं, 4 ले लो। सर मैंने भी आपको डाउट भेजे हैं। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सबका डिस्कस करेंगे। सो इसकी पावर 4 क्या होगी? 1 इंटू नहीं 3। उतना ही चाहिए था, हो गया सर। ये सब खुद सोचो भाई, एग्जाम में कौन बताएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। अंकित है? हाँ जी अंकित यस सर। जी। तो इसमें जो है आपका एरिया ऑफ द सरफेस दैट इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द पोर्शन ऑफ द कर्व। तो कर्व आपका है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 अबाउट x एक्सिस। तो रफली ये ग्राफ है एक्स क्यूब का आपका, एन 0 1, तो ये 1 ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए। तो इस वाले पोर्शन को आप रिवॉल्व कर रहे हैं x के अबाउट, तो ये कुछ इस तरह से, मतलब रफली ये ऐसा शेप बनाएगा, है ना, जब रिवॉल्व करेंगे तब। तो पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। आई थिंक एरिया का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, वॉल्यूम का हमने पढ़ा होगा ना, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच वाला। एरिया का आई थिंक जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, किसी को याद है? व्हाट इज एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, इसका एक फॉर्मूला होता है। सर 2π/dx। हाँ 2πy, यहाँ डी एस या डी एक्स, डी एस शायद आता है, एंड डी एस इज समथिंग। आस्था आपका माइक कौन है? एक मिनट,
सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन मैं देख लेता हूँ एक बार ना, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में है ना, आपको याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। सर डीएस ही होता है यहाँ पे। डीएस होता है ना, एक मिनट यस सर। जी। तो डीएस जो होता है रूट अंडर है ना उस तरह से, सो यहाँ जो आता है ये आपका हाँ डी एस, एंड डी एस इज एक्चुअली 1+d/dx होल स्क्वायर। यस, जो आप बता रहे थे ना, ठीक है, 2πy ds एंड ds इज रूट अंडर, तो ये जो फॉर्मूला है आपका 2πy रूट अंडर 1+ds का मतलब है दिस इनटू dx। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का। देख लीजिए, कर पाएंगे अब, कीजिए। हो जाएगा सर, हो हाँ जाएगा। हाँ, बस ये फॉर्मूला आपको सारे ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का अलग फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का अलग फॉर्मूला है ना, लेंथ ऑफ आर्क का अलग फॉर्मूला है। तो सारे एक जगह लिख लो। जैसे जब भी आप टेस्ट दे रहे हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कोई रिजल्ट मिलता है, कोई थ्योरम मिलता है, तो उसको आप लिख लो एक जगह। मतलब जो पहली बार जो आपको नहीं पता है पहले से, जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है, लेकिन चूंकि मैं एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं कि मुझे याद रखना है। जब होता है तो हम भी यही करते हैं, तो वो है। तो आपको अभी एटलीस्ट ये करना है कि एग्जाम देना है, तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिला, अभी मेरे पास गूगल है, मैं गूगल कर लेता हूँ या चैट जीपीटी कर लेता हूँ, ये है तो ऑप्शन है। क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, तो मुझे प्रेशर नहीं है कि याद ही रखना है। याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लेता हूँ, ऐसा है। लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा, तो ये है। सो उसमें ये है कि जब भी कोई नई चीज़ें आपको मिलता है तो एक जगह नोट कर दो और रेगुलर टाइम पर उसको रिवाइज करते रहो बार बार, सो दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि जो आता है वो तो दिमाग में है ही, जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको आप लिख लो एक जगह, जो चीट शीट बोलते हैं उस तरह बना लो, एंड देन यू कीप रिवाइजिंग इट सो दैट आपके दिमाग में रहे। एग्जाम में अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। एनीवे, सो और सर 2πy dx खाली तब कब यूज हाँ, करेंगे? तो वो तब होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो जब हम रिवॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ डी एक्स है। जब वाई के अबाउट रिवॉल्व करेंगे ना तब वो आएगा, ठीक है। जब आप वाई के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो अगर 2πx ds, और वहाँ ds होगा 1+dx/dy होल स्क्वायर, जब आप वाई के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये होगा वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि होता ये है कि यहाँ dx है तो x की लिमिट 0 से 1 आप लेंगे, है ना। यहाँ x 0 से 1 में है। जब y के अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे होंगे किसी कर्व को, सो इस तरह का मान लो रफली इस तरह का शेप है, तो यहाँ जो स्ट्रिप का कहते हैं बोलते यूनिट लेंथ टाइप का लेते हैं ना, तो वो डी वाई होगा। क्योंकि लिमिट जब हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो डी वाई आएगा, लिमिट जब हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो डी एक्स आएगा। तो यहाँ लिमिट हम एक्स एक्सिस पे 0 to 1 ले रहे हैं, तो यहाँ डी एक्स है ना। लिमिट जब हम वाई एक्सिस पे लेंगे इस तरह का शेप होगा तो मेरा डी वाई आएगा, ठीक है ना। तो ये तब होगा सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन जब हम वाई के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होते इस कर्व को, ये है। सर एक नोट्स में फॉर्मूला था, उसमें ये लिखा था कि इंटीग्रेशन 2πy/dx, तो उसमें भी हेडिंग मैंने सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ही दे रखी है। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन है, और ये क्या है फिर, एक मिनट, दो है। dx जो होता है आई थिंक, तो हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, अगर आप क्रॉस चेक करो बुक में, है ना। तो मैं जो देख रहा हूँ ये कोई यूनिवर्सिटी का नोट्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, है ना। तो उसको आप क्रॉस चेक करो कि वो सही है क्या, उससे आंसर आते हैं। अब उससे करके देखो ये आंसर आएगा। पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस है शायद, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, तो उसको आप देखना है। सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा ये सरफेस एरिया का है क्या, ये रिवोल्यूशन का है। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, यस। fx with a non-negative smooth function over the interval ab, then the surface area of the surface of revolution formed by revolving the graph y is equal to fx about x axis is इंटीग्रेशन 2πy रूट अंडर 1+dy, है ना, y डैश होल स्क्वायर dx, जो लिखाया मैंने यही है, ठीक है ना। और ये क्या होता है तो उसका देखता हूँ 2πy dx क्या होता है। उसके बाद क्रॉस चेक कर लीजिए ना, आजकल तो इतने रिसोर्स हैं, बुक है ऑनलाइन, है ना। किसी यूनिवर्सिटीज़ के जो नोट्स, जनरली प्रोफेसर्स के नोट्स पीडीएफ आते हैं ना, वो उसमें गलतियां नहीं होती हैं, रेयरली मिलेगा। चैट जीपीटी या गूगल पे जहाँ तहाँ कुछ लिखा हुआ उसमें मिस्टेक्स हो सकता है। जो पीडीएफ्स आपको मिलते हैं किसी प्रोफेसर के नोट्स जो होते हैं उसमें गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। सो ये है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है,
अच्छा, तो ये जो होता है सरफेस 2 पाई इंटू हाइट, तो ये तो वॉल्यूम वॉल्यूम का टाइप फॉर्मूला, लेकिन एरिया का होगा सरकमफेरेंस इंटू हाइट, किसका फॉर्मूला होता है? तो देखना पड़ेगा 2 पाई डी एक्स आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ किसका फॉर्मूला है, देखना पड़ेगा इसको। किसी को याद है तो बताओ, मुझे लगता है क्योंकि सरफेस एरिया रिवोल्यूशन का तो यही है, दैट मे बी ओनली सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व हो सकता है सिर्फ। देखो सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व अलग चीज है और सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन अलग है। वॉल्यूम अंडर अ कर्व, जैसे वॉल्यूम 3D फिगर का वो अलग चीज है, और वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अलग चीज है ना, वो आपको समझना है। जैसे हम लोग वॉल्यूम जब निकालते हैं तो उस तरह से होता है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये अलग है, और उस तरह से वो अलग चीज है ना। सरफेस एरिया ऐसे निकालना अलग है, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन निकालना अलग होगा, ये है। तो वो आई थिंक उसके लिए मे भी हो सकता है, लेकिन सर एक्चुअली मैंने कल आपके रिकॉर्डेड लेक्चर में से वो वाला टॉपिक देखा था, तो उसमें सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन में ही आपने ये वाले फॉर्मूलाज लिखवाए थे 2 पाई वाई वाई डी डी एक्स, एक्स। ओनली यस डी सर। एक्स ना, तो आई थिंक वो मुझसे ही गलती हुई है फिर वहाँ पे एक्चुअली। हाँ अगर ऐसा है तो सो वहाँ पे मैंने ही ओके। गलती किया है, क्योंकि अभी मुझे जैसे याद था डी एस है, तो शायद वहाँ पे मैंने गलती किया है ना, तो उसको आप लोग एक बार ठीक कर लीजिए। वो क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आंसर मैच नहीं कर, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर्मूला क्या है, ये है सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का, ठीक है ना, तो शायद वहाँ मैंने गलती किया है, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक वहाँ पे ना मुझसे ही गलती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ तो सर मेरे डाउट्स हैं। एक मिनट, वन बाय वन ना एक एक क्वेश्चन देखते हैं सबका। तो अभी 3 लोगों का डिस्कस हुआ है ना, एक दो लोगों का, तो इसका तो हो गया। तो नेक्स्ट जो है हार्दिक, इसका हाँ जी, अदिति बताइए इसमें क्या है आपका, कि ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है एंड आप टेस्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन रीजन दे रखा है आपको, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन लेवल अल्फा का है, पूछ क्या रहा है, which of the following testing problem has the reason this as the most powerful critical reason, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें क्या डाउट क्या है? सर इसमें सपोर्ट भी डिपेंड कर रहा है ना पैरामीटर पे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट डिपेंड कर रहा है तो क्या दिक्कत है? लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है? सिंपल वर्ड से सिंपल है ना, तो यस सर। पूछ रहा है कि which of the following testing problem have this reason, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू t, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है आपको, अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ ना, इसमें क्या आ जाएगा यहाँ से, e की पावर माइनस समेसन एक्स आई ई की पावर एन थीटा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो e की पावर समेसन एक्स आई ई की पावर एन थीटा, और ईच एक्स आई मोर देन थीटा, मतलब थीटा लेस देन ईच एक्स आई, थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये आ जाएगा इंडिकेटर फंक्शन थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है। फिर क्या करेंगे आप, अब निकालिए एल, जो भी, अगर मान लो आप जो भी ऑप्शन आप चेक कर रहे हैं, फर्स्ट अगर ऑप्शन है तो वही लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन लेस देन इक्वल टू के, ये लगाओ देखो क्या आएगा। और आपको पता है कि ये दिस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ जी टी, जी टी का मतलब हो गया आपका कि टी जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, तो यहाँ आई थिंक सफिशिएंट एस्टिमेटर यही आएगा, क्योंकि वो एक्स का फंक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ना, दिस क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू के, ये होगा। अब पुट कीजिए, एक वन बाय वन देखिए क्या आएगा। तो इसका एक काम कर सकते हैं कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वैसे भी देख सकते हैं आप, जो रेशियो है में क्या होगा। ये थ्योरम है कि दिस रेशियो इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है सफिशिएंट एस्टिमेटर का, यही आएगा। तो यहाँ पे एक में मोर देन लेस देन यही लगा के देखने हैं,
किसमें मोर देन किसमें लेस देन आएगा। अब इसको रेशियो निकालना आता है, कैसे निकालोगे? जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लो, किसी को भी ले सकते हो, पहला ऑप्शन ही लेके चलो, उसमें करो ना, क्या करोगे? थीटा की जगह आप 1 रखोगे, L1 अपॉन LH नॉट अपॉन L2 लेस देन इक्वल टू K। अब इसको लिखो, L1 क्या होगा यहाँ से, अब थीटा को 1 रखो, क्या समझ आएगा आपको? तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट क्या है इसका? थीटा से मोड़ है, तो एक में थीटा 1 है, एक में थीटा 2 है। तो मान लो ऐसे कुछ 1 है, यहाँ 2 है, इधर ऐसा, इसको ब्रेक करके देखो क्या होगा। तो ये रेशियो निकालो, रेशियो क्या होगा? L1 का क्या मतलब है? पहले L1 L2 लिख लो, इसको आप चाहो तो लिख लो। सो व्हाट इज L1? इसको जब आप पुट करेंगे तो e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, e की पावर n थीटा, n हो जाएगा। यहाँ इंडिकेटर फंक्शन थीटा लेस थीटा, तो हमें 1 रखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन इक्वल टू 1। वैसे ही L2 क्या होगा? e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, e की पावर n, इंडिकेटर फंक्शन ओवर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू 2। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इंडिकेटर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या केसेस आएंगे। इसको जब ब्रेक करोगे ये 1 होगी ओवर दिस सेट एंड 0 अदरवाइज। सो ये है, ये क्या होगी? ये 0 हो जाएगी अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 2 हो गई तो। ठीक है, सो समझने के लिए अगर मैं बोलूँ 1 से 2 के बीच है में तो 0 है, उससे पहले भी 0 ही है, ये है। और e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, ऐसा कुछ होगा, इंटू e की पावर n। ये कब होगी? जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू 2 होगी, तभी ना, ऐसा कुछ। तो बस आपको ये देखना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस ये देखना है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो थीटा अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से कम है तो 0 है, उससे ज़्यादा है तो 1 है, और ये पॉजिटिव है तो मुझे लग रहा है वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो ये आ जाएगा। मतलब वही मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बस ये चेक करना है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो है ना, आपको LRT हालांकि इतना था नहीं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो चेक करना होता है। तो देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए, अभी मैंने सिर्फ इसको ओपन किया है, ठीक है ना, वैसे ही इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा कि अगर ये 0 हो जाएगा जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 1 है, और ये वैल्यू रहेगी यही e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, e की पावर n, थीटा कहाँ था, एक मिनट, यहाँ थीटा था, यहाँ 2n था ना, तो यहाँ 2n होगा क्योंकि थीटा तो 2 है यहाँ पे दूसरे वाले में, एंड ये 2n आ जाएगा कब? जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन इक्वल टू 1 है। तो 1 से 2 में 0 ही है, तो इसका रेशियो निकालो। अब मुझे बताओ L1 अपॉन L2 क्या होगा आपका? तो जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 1 तो 0/0, तो उसको छोड़ो क्योंकि सपोर्ट आपका थीटा से स्टार्ट हो रहा है, थीटा आपका 1 है एक केस में, तो मेनली आप सिर्फ ये, क्योंकि 0/0 वो अनडिफाइंड होगा, तो हमें मेनली सपोर्ट पे देखना है। तो 1 से 2 में रेशियो क्या है? इन्फिनिटी। एंड 2 से 3 में क्या है? सॉरी 2 3 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर 2 से आगे है ना, मान लो इक्वलिटी कहीं लगा दो, अब यहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो या यहाँ लगाना है, तो ये 2 से इन्फिनिटी है, तो रेशियो क्या होगा? अभी मैंने क्या किया है इस केस में कि इसको डिवाइड किया है 0 से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ इस वाले चीज़ से, तो क्या आएगा ये? तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा e की पावर समेसन एक्स आई, अपना खुद आप सही से वेरीफाई करो, e की पावर माइनस n। अब क्वेश्चन ये है, जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ये 1 से 2 में है तो इन्फिनिटी है, और 2 से इन्फिनिटी में है तो ये है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रेशियो है जिसको बोलते हैं लाइक्लीहुड रेशियो, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इस तरह क्वेश्चन जैम में था वहाँ पे, अगर आपको याद हो ठीक से, तो जैम के PYQ में था।
जहाँ हम चेक करते थे कि लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग है तो एक्स लेस देन के क्रिटिकल रीजन होता था, लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग है तो एक्स मोर देन के क्रिटिकल रीजन होता था, वही यहाँ पर लगा रहा हूँ। जब x1 1 से 2 में तो इन्फिनिटी है, जब 2 से ज़्यादा हुआ तो ये हो गया, तो इन्फिनिटी से ये कम है कि ज़्यादा है? इन्फिनिटी से एक वैल्यू कम हुई है बढ़ी है? सर कम हुई है। तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग है। सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ? अभी मैं चेक कर रहा हूँ h0 थीटा 1 है, h1 थीटा 2 है, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और अब यहाँ से ध्यान से देखो, g अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी, रिवर्स होगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी। तो जी इनवर्स k1 बोल दो, ये k2 हो गया। तो पहले ऑप्शन के लिए क्रिटिकल रीजन मोर देन इक्वल टू टाइप का होगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम चीज आप दूसरे ऑप्शन, तो पहला दूसरा तो रिवर्स्ड है, तो बी ऑप्शन के लिए ये रिवर्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन का क्रिटिकल रीजन ये होना चाहिए था, बी वाले में ऐसा आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू k, सी वाले में वैसे ही है। मतलब मेनली इशू इस बात का है कि ये 1 2 में कौन ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। तो h1 में जो वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्रिटिकल रीजन आएगी, h0 में वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्रिटिकल रीजन आएगी, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। तो ए और सी सेम टाइप का है, तो सी का भी क्रिटिकल रीजन ये आएगा। एंड डी जो है ऐसा होगा। अब बाकी अब के निकाल लो, उससे वही आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू, इसलिए ऐसा लगा दिया है। चलिए जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। सो नेक्स्ट किन का है? और किसी का है जिसका क्वेश्चन हुआ नहीं हो? अमरते आपका कहाँ है क्वेश्चन? सर मैंने आपको भेजा है फोटो खींच के। ग्रुप में मेरे भेजो भाई। actually 2-3 मार्क्स के कलेक्ट हो गए। एक मिनट। हाँ भाई अमरते कहाँ है? तुम्हारा क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा मुझे। सर भेजा है सर, व्हाट्सएप किया आपको, कहाँ पे? आपके नंबर पे। अच्छा ये तुमने भेजा है, तो ग्रुप में कहाँ नहीं भेजते? मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में भेजो, बताओ क्या डाउट है इसमें। सर ये सारे ही डाउट हैं, 3-4 मॉक के थोड़े बहुत मुझसे बने ही नहीं सर ये सब। जैसे ये वाला जो पहला वाला है ना, MGF वाला ज्वाइंट का। तुम किस नंबर पे भेजो पहले ये बताओ मुझे। सर बता रहा हूँ 88 वाले पे? ये तो मुझे तो नहीं मिल रहा। सर, 995847 पता नहीं, 2। टेक्स्ट करो फिर, इतने सारे चैट मुझे आए हुए हैं। ये क्या 29 लास्ट में ये नंबर तुम्हारा? जी सर, हेलो भेजा मैंने। अच्छा ठीक है, हाँ अब बताओ। बोलो। ये जैसे ज्वाइंट MGF का है पहला क्वेश्चन। हम्म सर इसमें जैसे कि हम एक बार जैसे T1 को 0 रख रहे हैं तो ये तो काई फॉलो कर जा रहा है, हम्म लेकिन जैसे इसको रख रहे हैं T1 को 0 तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। T2 को समझ ही नहीं। तो जरूरी थोड़ी है T2 को 0 रखेंगे तो क्या होगा? यस सर, ये ऊपर E की पावर में 2T1 आ रहा है, डिवाइड बाय 1 माइनस T1। कुछ बने ही नहीं है। क्यों नहीं बन रहा भाई? बन तो रहा है। अच्छा, ये किसका MGF है और ये किसका MGF है? ये डी जनरेट एक का है, डिजेनरेट का है और ओके। एक एक्सपोनेंशियल का है। मान लो तीन ये से बन रहा है फिर y सर, है। ये 1 माइनस 2T2 वाला। अच्छा ओके। तो T2 को 0 कर दिया ना। जी सर। अभी मैं T1 का जस्ट लिख रहा हूँ, मतलब जस्ट x1 का MGF लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 2 + y, मतलब ना प्रोडक्ट ऑफ 2 MGF, सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल का जो MGF Yeah. आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 आता है, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल का MGF प्रोडक्ट ऑफ 2 आएगा। तो ये है 2 + y, जहाँ y का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल हो गया एक्चुअली। ये जो x1 है ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है 2 पे। अच्छा। तो
तो इसका जो पीडीएफ तुम अगर बनाओगे तो ये पीडीएफ कुछ आएगा x1 का, क्या आएगा, ये x1 है ना, तो e की पावर माइनस x1 माइनस 2 x1 मोर देन 2, ये है तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। तो x1 माइनस 2 एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है ना, तो x1 है 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 1, तो ये पीडीएफ है x1 का, ठीक है, ये जो तुम ढूंढ रहे थे ये है। अच्छा यस सर, ठीक है अब तो हो जाएगा। ऐसे ही सर एक बार बी वाला भी बता दीजिए। ये भी वैसे ही है, किसका एमजीएफ है ये 1 माइनस टी बीटा स्क्वायर की होल पावर कोई n है। दिक्कत नहीं है, बीटा स्क्वायर की होल पावर इन ऊपर ले आओ, तो 1 माइनस बीटा टी, सही तो है, T सेमी तो है, बीटा स्क्वायर। 1 माइनस बीटा स्क्वायर कोई कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट है ना। सर एक बार लिखना, एक बार आप इसको थोड़ा एक बार बता दो ये वाली। चल तो समझ गया मैं। यस सर ये किसका n है। एमजीएफ है ये, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा किसका एमजीएफ होता है, गामा। हाँ तो गामा तो है, अच्छा। गामा एन कॉमा बीटा स्क्वायर। सर ये ऐसे मैंने किया था, लेकिन फिर ये गामा बनाया था, लेकिन ये फिर कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो यही है, अब आगे तुम्हें खुद करना है, ये चीज़ है। ये गामा होगा, उसमें देख लो बीटा प्रोडक्ट में है, तो है ठीक ना, है। इसमें ये होगा जहाँ पे पीडीएफ इसका कौन सा वाला गामा है ये, तो गामा ये जो आएगा प्रोडक्ट में है ना, सो तो अपॉन वाला जाएगा, मतलब गामा अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा, ये वाला पीडीएफ बनाएगा, यस सर। इस वाले पीडीएफ का ये वाला एमजीएफ होगा, जहाँ बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रखना, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रखो। पर सर अगला भी बता ही दीजिए। दूसरा में भी ऐसे ही है, ब्रेक करो उसको, क्या है इसमें, ई की ये एक पावर तो सर टी ट्रंकेट इंटू ई की पावर टी स्क्वायर, ये किसका एमजीएफ है, डी जनरेट का, ये किसका है। एमजीएफ है। ये नॉर्मल नॉर्मल 02। ये इतना क्यों कर रहे हो, डी जनरेट से क्यों जा रहे हो, तो सिंपल वो है ना, नॉर्मल का एमजीएफ क्या होता है, e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो कंपेयर करो, अच्छा ट्राई वाई हाँ, नहीं करते हो क्या, ऐसे ही आ जाते हो। मैंने डी जनरेट से करने की कोशिश की थी भाई। ये हो गया, इससे ये इससे कंपेयर कर लो, हो गया म्यू और सिग्मा स्कोर आ गया, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से आगे करो। यस सर, और लास्ट वाला भी बताइए तो। क्या है इसमें, ये x नॉर्मल 02 फॉलो कर रहा है और y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है बताओ, ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। ट्रंकेट, हाँ ट्रंकेटेड या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। और इसमें पूछा है वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ y। कोई बात नहीं, निकालो, क्या फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वाला, सर वो तो पता है, मतलब ये शिफ्टेड हो जाएगा, फिर इसको वो ले लेंगे। वाई गिवन एक्स का मीन निकालना आता है, y इतना गिवन x आसान का तो है, एक दिक्कत ये निकल गया। तुम ट्राई नहीं किए हो। वाई गिवन एक्स का मीन कितना है, तो मुझे ये बताओ, वाई गिवन एक्स का जो पीडीएफ दिया है उसका मीन कितना है, सर y माइनस x को मैंने t ले लिया था हाँ जैसे ठीक है, वाई माइनस एक्स शिफ्टेड। टी है, तो वाई माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1/2, तो मीन 2 जी हो सर। गया, तो इसका मीन आ जाएगा 2 प्लस एक्स, एक्स हटा दो, अभी एक्स रखो, अब इस पे एक और एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो क्या होगा, 2 प्लस ई एक्स, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 02 है। अच्छा फिर 2 नहीं आ गया ये, जी सर। फिर ऐसे ही ठीक। ट्राई करो भाई, तुम प्रैक्टिस करो थोड़ा, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, जैसे मैंने अभी किया वैसे ही करो, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स निकालो, वाई गिवन ये तुम्हें है, इसको यूज़ करो। ओके सर। ठीक है, इसको ठीक से ट्राई करो, देखो निकाल के क्या होगा। ओके सर। ठीक है, इसका मंगलेश्वरी है, हाँ जी, ग्रुप में भेजो डाउट, ऐसे क्या पूछना बताओ। सर फर्स्ट वाले में इफ एंड ओनली इफ बोला है WLN में, तो सर इसमें जब करते हैं तो BN डिवाइडेड बाय N स्क्वायर की लिमिट लेते हैं ना 0 पे, इसमें एक्सपेक्टेशन की लिमिट 0 पे टेंड करा करके वैल्यू कर रहा है, तो कौन सा सही रहेगा। नहीं, इसमें जो है
क्या IID क्या है ये? IID विथ XN विथ सपोर्ट ये है। ये क्वेश्चन तो आपका ये है ना, XN की वैल्यू -1/n, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, और XN की वैल्यू 1/n, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। ये है। यस सर। और क्या कह रहा है कि हमें चाहिए x1 + 2x2 अप टू n xn अपॉन n की पावर अल्फा कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ नॉन जीरो रैंडम वेरिएबल। नॉन जीरो रैंडम वेरिएबल है ना, या कुछ नया नाम दे दो। तो इसका क्या मतलब है, ये कुछ ऐसा है 1/n की पावर अल्फा, ये कोई थ्योरम है उसका, I फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2। ध्यान वो से ऊपर वाला तो x1 + 2x2 ऐसा रहता है तो मैक्सिमम पे जाता है xn। तो ये जो nxn है ये -1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और nxn 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। यहाँ देखो ध्यान से, ये ixi है, ये जो दे रखा है ये ixi है। सो ixi का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, तो अगर मैं nxn का नाम yn रख दूं समझने के लिए, तो ये जो टर्म लिखा है मैंने ना, दिस टर्म इज 1/n की पावर अल्फा समेशन yi। मुझे बताओ इसका मीन क्या है, e ऑफ yi क्या होगा? 1/2। है ना, -1 into this, 1 into this, so 1/2। so this will converge in probability to 1/2 if and only if alpha is equal to 1। क्यों? क्योंकि ये y बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EY। वीक लॉ। सर एक सर जो वीक ऑफ लार्ज नंबर में एक और था कि यदि bn को हम एज्यूम करते हैं समेशन ऑफ वेरिएंस, नहीं वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो bn डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कन्वर्ज करता है, मतलब यदि 0 पे टेंड करता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसको बोलते हैं कि तब वो कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन सर उसमें थी। तो सर उससे यूज कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू दूसरी आ रही है। नहीं, कैसे आ जाएगी? तुम्हारा रैंडम वेरिएबल ixi है, तो मुझे बताओ ये जो nxn है, इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कितना है? तुम किसका वेरिएंस निकालते हो? समेशन इसका ना, समेशन yn, चलो n फ्रॉम या yi, I फ्रॉम 1 to n, इसका वेरिएंस बताओ क्या आएगा? समेशन yn का वेरिएंस बताओ। तो इसका वेरिएंस कितना है yn का? ओनली मीन तो आपने बताया ना, EYI हाफ है, वेरिएंस ऑफ yi कितना होगा? निकालिए। हाफ। नहीं, पहले वेरिएंस ऑफ yi निकालने के लिए आपको EYI स्क्वायर चाहिए ना, ये निकालो। ये कितना आएगा? दिस स्क्वायर इंटू दिस, दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो 1/4 + 3/4 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये आ गया 3/4। चेक करो, ठीक है। सो समेशन I फ्रॉम 1 to n, इसका वेरिएंस कितना होगा? 3n/4। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो बताओ, क्या थ्योरम था? तो जो थ्योरम लगा रहे हो yn पे लगाओ। वेरिएंस ऑफ अपॉन n डिवाइडेड बाय स्क्वायर। n स्क्वायर, हाँ, ये 0 पे टेंड करेगा, ये क्या होगा? 0 पे टेंड करेगा। टेंस टू 0, तो 0 पे टेंड करेगा। हाँ, ये तो करेगा। यहाँ पे देखो इसका वेरिएंस कितना आया है? 3n/4 अपॉन n स्क्वायर कन्वर्जेस टू 0। हाँ, क्योंकि एक n कट जाए। सर प्रोडक्ट में 1/n टू द पावर अल्फा भी है ना, तो तो सर प्रोडक्ट में 1/n टू द पावर अल्फा, तो हाँ उसको चलो, करेंगे तो इसका वेरिएंस लोगे तो क्या आएगा? हाँ सर जैसे वेरिएंस ऑफ समेशन yi निकाल रहे हैं ना, हाँ तो डिवाइडेड बाय n टू द पावर अल्फा करेंगे तो बाहर आके 1/n टू द पावर 2 अल्फा हो जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 अल्फा हो जा रहा है। तो सर जब इधर वाले में रखेंगे फॉर्मूले में तो डिवाइड बाय n स्क्वायर करेंगे। यस सर। सर इससे 1 नहीं आ रहा है अल्फा।
लेकिन ये कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए? 0 पे। लेकिन क्वेश्चन है इसमें ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्वेश्चन ये है कि आपको ये क्यों लगाना पड़ रहा है? क्वेश्चन बोला था कि दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ नॉन जीरो रियल वेरिएबल, नॉन जीरो रैंडम वेरिएबल। तो इससे क्या थ्योरम का, जिसका फोटो भेजो, जो थ्योरम आप लगा रहे हो, क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम? जो थ्योरम आप लगा रहे हो, मैं तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाया हूँ, सिंपल है ना, मैंने लगाया वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये है आंसर। उससे भी सेम ही आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस थ्योरम का जो अजम्पशंस हैं, क्या यहाँ पे वो सेटिस्फाइड है या उसकी जरूरत है। चेक करो इसका ना, फोटो भेजो तो देखते हैं। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट इनका किनका है? तो इसमें क्या कहता है, इफ द वेरिएट्स आर यूनिफॉर्मली बाउंडेड देन द कंडीशन bn upon n square is 0 is necessarily as well as sufficient for weak law of large number to hold। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा है कि वीक नंबर लार्ज नंबर होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ ये बोल रहा है कि दिस रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ सम नॉन जीरो रियल नंबर। तो वो नॉन जीरो रियल नंबर EY है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे n होना चाहिए, तो अल्फा को 1 होना चाहिए। ये तो थ्योरम ठीक है, ये थ्योरम तब है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज होल्ड करेगी कि नहीं करेगी उसके लिए है। लेकिन इसे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला कि वीक लॉ ऑफ लार्ज होल्ड करना चाहिए। ये तो बोल रहा है कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रियल नंबर। तो जरूरी नहीं कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में ही सिर्फ कन्वर्जेंस आता है, वो तो मैंने यूज किया है, बट आप कोई और तरीके से भी हो सकता है। तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से आंसर गलत आया था और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करके ऐसे किया था तो आंसर सही आया था, और इस वाले में जब कर रहे हैं तो ऐसे गलत आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं नहीं, तो वहां पूछा होगा, जैसे ये क्वेश्चन में ये बोलता कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स, तब जाके हम लगाते वो थ्योरम, ये है। पर यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा ना वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर रहा है कि नहीं बोल रहा है। यहाँ तो बस ये है कि दिस शुड कन्वर्स टू दिस रैंडम वेरिएबल, मुझे ऐसा लगता है। अब वो क्वेश्चन भेजो जो है, क्योंकि यहाँ पे bn क्या है, bn वेरिएंस होगा। bn आप क्या कह रहे हो, जो bn है वो क्या है, किसका वेरिएंस है? सर वेरिएंस ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। वेरिएंस ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो सम किसका ले रहे हो, क्वेश्चन ये है। यहाँ से अल्फा कैसे देगा, मुझे समझ नहीं यार, देखना पड़ेगा इसका, है ना। सर इसमें लिखा है कि WLN में x1 x2 so on xn IID रैंडम वेरिएबल्स है, तो हाँ वेरिएंस ऑफ x1 plus x2 so on xn को bn एज्यूम कर रहा है। हाँ, तब इसका मतलब है कि bn इसको नहीं, bn हमें इसको अज्यूम करना है। यस सर। मैं यहाँ y1 y2 yn ले रहा हूँ, तो इसका वेरिएंस तो आपका आया था 3n/4 और अपॉन n स्क्वायर, ये 0 पे तो जा रही है। तो आपका थ्योरम ओके तो है, ये 0 पे जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा सकते हैं। अब वो अल्फा का आंसर नहीं देगा, तो आप जो थ्योरम लगा रहे हो बस ये इंश्योर कर रहा है कि हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि अल्फा क्या होगा। अल्फा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आएगा। आप जो थ्योरम लगाओ उसमें ये देख रहे हो कि वीक नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ वो पॉइंट नहीं लगेगा कि नहीं, यहाँ पॉइंट है कि लगाने के बाद आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम उस क्वेश्चन में फिट नहीं होगा। आप कोई दूसरा क्वेश्चन तो ओके भेजिए जो सर। आपसे नहीं हुआ है, फिर हम देखते हैं। जब तक किसी और क्वेश्चन देखते हैं एक, है ना। हाँ जी अदिति, जो आपने अभी भेजा बताइए उसमें क्या डाउट है नेक्स्ट में। हाँ सर इसमें लिमिट ऑफ अ सम से नहीं हो रहा। तो उससे कर लीजिए, लिमिट सम से नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसे, सैंडविच से कर लीजिए, जैसे भी समझ आ रहा है। सर सैंडविच से भी नहीं हो रहा, उसमें लिमिट 1/2 और शायद से 2 आ रही है लिमिट, दोनों साइड सेम लिमिट नहीं आ रही है। कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, k0 से लेके कहाँ तक है, n-1 तक। तो हम्म
तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में? 1 2 3 अप टू n टर्म्स है ना टोटल। 0 से n-1। तो लिमिटाइजेशन कैसे लगेगा इसमें? अगर मैं चलो मैं देखता हूँ ट्राई करके। तो इसमें अगर आप 1/n लाना चाहें तो नीचे से बाहर निकाल लीजिए समेसन 1/, तो ये आ जाएगा 1 + k/n इंटू 1 + k/n प्लस 1/n k फ्रॉम 0 to n-1। तो ये इंटीग्रेशन 1/√1 + x इंटू 1 + x dx हो तो रहा है 0 से 1। बताइए। सर ये 1/n का क्या हुआ? अगर n इन्फिनिटी पे जा रही है तो 1/n का क्या होगा? सर ऐसे इग्नोर कर सकते हैं मतलब बीच उसमें? जी इसमें इग्नोर कर सकते हैं ना, इस वाले टर्म में इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके सर। चलो जी बाकी पे आते हैं। तो हाँ जी भाई अमन बताओ अगला क्वेश्चन कौन सा बताना है? वही सीरीज का है, उसका इंटरवल पूछ रहा है, फर्स्ट वाला। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आता है? हाँ पर उसमें तो कुछ है नहीं, an। पहले बताइए पावर सीरीज है x की पावर log 1 log 2 log 3 दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो लगाओ ना, क्या बोलते हैं इसे। क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या ये पावर सीरीज है? क्वेश्चन ये पावर सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? an x की पावर n टाइप का ना, पावर क्या होने चाहिए थे? नेचुरल नंबर। क्या ये पावर सीरीज है? क्वेश्चन ये है। कहाँ कन्वर्ज करेगी? तो x की वैल्यू रख के देख लो इसमें से उठा के कोई। अगर मैं 2 की पावर log n है तो 2 की पावर आगे n बहुत इन्फिनिटी होगी, सम इन्फिनिटी हो जाएगी, तो d तो ऐसे ही आउट हो गया। 1 रख दूंगा अगर x को तब भी इन्फिनिटी हो गया, तो सी डी तो ऐसे ही आउट हो गया। तो मुझे देखना एक्स की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी। तो सिंपल सी डी में से सी ऑप्शन में एक्स को 1 रख लो तो ये सी आउट हो जाएगा। डी ऑप्शन में एक्स को 2 रख लो तो डी आउट हो जाएगा। अब बचा ए और बी। यहाँ 1/e से e है तो इसमें भी एक्स को 1 रख लो तो ये बी आउट हो जाएगा। एक्स को 1 रख लो तो बी आउट हो जाएगा, तो ए सही है। ठीक है सर उसको ओपन करके करना होता तो कैसे करते? मुझे नहीं आता है, छोड़ो। नेक्स्ट बताओ। इसका भी कैसे आएगा? यू तो आ गया, जो है फर्स्ट ऑप्शन वही होगा, भी का स्क्वायर में नहीं आ रहा है। किसका भी? इसमें u को मान लो तुम कुछ 0, म्यू को 0 कर दो, सिग्मा को 1 कर दो, अब करके देखो क्या आता है। u क्या है? u तो x बार है ना, जो xi नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है ना, म्यू को 0 रखो सिग्मा को 1 रखो। जनरल क्वेश्चन करेक्ट है, ये एक थ्योरम है, तो सिंपल स्पेशल भी करेक्ट होगा। तो म्यू को 0 रखो, सिग्मा को 1 रखो और फिर चेक करो क्या होगा, वो खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये v कहीं ना कहीं n-1 सिग्मा एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर आएगा v, तो काई स्क्वायर 1 n-1 हो जाएगा। तो इसको रख के चेक कर लो। ओके हम्म, सर, थर्ड वाला का वो सिंगल में रहता है तब हो जाता है, ये दो दो वेरिएबल है, इसका देखना। पैरामेट्रिक फॉर्म तुम्हें नहीं पता है? एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अभी तो बताया था। तो इसमें अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है तो अभी क्या फॉर्मूला बताए थे? 2πy √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx, ये है। तो रखो यहाँ पे 2π y t में है gt, और इसको मैं लिख सकता हूँ dx/dt का होल स्क्वायर dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। ये लगाओ फॉर्मूला। y जो भी है तुम्हारा, है ना, तो y जो भी है रखो t में। अब t में लिमिट रखो, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम ही है।
पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको अप्लाई करो। ठीक है जी, और किसी कुछ रह गया है? एक लास्ट में और है सीक्वेंस का। सर ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड कर देख लीजिए। जी जी जी, एक मिनट। लास्ट में क्या है भाई? कहाँ है लास्ट में? क्या है लास्ट में? हाँ, इसमें बी एन सिक्वेंस है, बी एन एन फैक्टोरियल की पावर 1/n रख दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो ई आ जाएगा। ये तो जानते होगे ना, एन की पावर 1/n की लिमिट। हाँ वो an+1/n होती है। तो इसमें पुट कर लो सर इस। रख के किए थे, नहीं आया था। देखो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, bn+1 हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल इसकी पावर 1/n अपॉन bn है n+1, 1/n+1, हाँ। और यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल इसकी पावर 1/n, इस पूरे की पावर है n। तो ठीक है, अब इसको ठीक से ब्रेक करो, तो यहाँ से जो आएगा ये है an+1, ये है an। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, क्या लिख दूं? इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए अगर मैं वो रिजल्ट यूज करूं, bn की पावर 1/n वाला? तो bn की लिमिट क्या तब आएगी? इन्फिनिटी आ जाएगा। सो n फैक्टोरियल की पावर 1/n इस, अच्छा फिर तो गड़बड़ है ना। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 1/n² हो जाएगा ना ये। bn+1 सही लिखा है मैंने, और bn भी सही लिखा है, पूरे की पावर n है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 1/n। an तो मेरा ये ना b, ये तो bn ही है। अब bn की पावर 1/n और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/n। ऐसा कितना n आ गया? ये n हो जाएगा, ये bn था ना मेरा, तो ये bn है, हाँ मतलब bn+1 अपॉन bn। इसकी लिमिट क्या होती है? यही ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर ऐसा कर दें n टेंस टू इन्फिनिटी पे, दोनों अप्रोच करेगा सेम लिमिट पे। तो मैं एक काम करता हूँ, बस इसको क्या किया, इस वाले चीज़ को bn+1 अपॉन bn को मैंने bn की पावर, मतलब bn की पावर 1/n कर दिया। ये था, ये कट गया। अब इसकी लिमिट निकालना आता है? हाँ, ये तो लॉग लगाए कर लो, रूल्स लॉग देख लगाओ लो इसको, किस। लॉग लगाओ, या फिर इसका क्या होता है? लेकिन ये मुझे लग रहा है, एक मिनट, इसमें जो होता, इसका आएगा n की an n+1 फैक्टोरियल अपॉन, तो ये तो फिर वो आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सर क्या? इसमें कन्वर्जन देखनी है। जी, लिमिट निकालना है इसका। भेजा है ग्रुप पे, क्वेश्चन देख लो। इसमें डिस्कशन वाले ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे जो है दिक्कत कहाँ आ रही है? हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये तो फिर तो लिमिट फिर तो इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा कि ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा? नहीं, तो इसका देखना पड़ेगा। इसको सॉल्व तो किया था हमने उस दिन, कुछ दिन पहले। ये अर्का बता देगा तुम्हें, अर्का ने किया था उस दिन। तो उसका ई आया था ना, ई आता है ना इसका आंसर। ई आया था, ई आएगा। देखता हूँ फिर से दूसरा अप्रोच लगा के, इसमें क्या है। सो या तो मैं ऐसा करूँ, इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है ना।
तो मिस्टेक कहाँ पे, आंसर ई आया था, उसने अर्का ने बताया था, बोर्ड पे ही तो मैं कर रहा था। ये किसी ने पहले भी डाउट पूछ रखा है ना, उसको भेजो, उसका आंसर बता देगा, या उसको मैं भेज देता हूँ, तो मैं सॉल्यूशन भेज देगा, देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं आंसर तो आ नहीं रहा। सो सर इसमें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ओ वो जैम के बाहर का चीज है, नहीं जानना उसको। मतलब जैसे नहीं, इसका इस अप्रोच से भी आंसर ई आया था, लेकिन मैं लग रहा कुछ अलग कर रहा हूँ, इसने हमने सॉल्व किया था, कैसे किया था पता नहीं, तो इसमें अगर और थोड़ा उसमें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा था। हम्म स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा था √2 and π वाला पूरा। अच्छा, बस नहीं उसको वो वैल्यू सब, पुट कर दिया तो क्योंकि मिल वो गया। सिलेबस में भी नहीं है ना, हमारा सिलेबस में जो है वही लगाएंगे, तो वो लगा के अगर करे तो कैसे होगा, जैसे हम लिखना चाहें कि इसको ब्रेक कर दे, अगर चाहें तो मान लो कि n+1 इधर, और इसकी पावर अभी n है, अलग कर देते हैं, मतलब n+1 की पावर n/n+1 हो जाएगा, फिर n फैक्टोरियल, इसकी पावर n/n+1, अब यही है, और यहाँ n फैक्टोरियल की पावर 1/n, ऐसा करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो n+1 अलग कर दिया मैंने, तो उसकी पावर ये, अब ये है कि ये तो n+1, ये तो पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ से ब्रेक करोगे तो n फैक्टोरियल की पावर कितनी आ जाएगी, n/n+1 -1/n हो जाएगा, और यहाँ अभी है n+1 की पावर n/n+1, ये तो लिमिट 1 है तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इसका लिमिट क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लो। सो पता नहीं, इसका देखता हूँ, भेजूंगा सोल्यूशन, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, यारका को मैंने भेज दिया क्वेश्चन, वो सोल्यूशन लिख के भेज देगा, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, ये उसने किया था, ई हमारा आया था, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे किया था, क्योंकि उसने बताए थे। और किसी का, हाँ आपका डाउट था ना जी, तो हाँ जी बताइए आस्था, इसमें क्या है आपका पहले वाले में कि v1 v2 v3 एंड क्या है 3 and 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रेस्पेक्टिवली, देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2। सो आई थिंक ये फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशन ऑफ v1 यूनियन v1 प्लस v2, तो इससे कुछ आएगा, देखिए सो इसमें प्लस की ये जो लेफ्ट वाली डायमेंशन है वो कैसे निकालेंगे? और एक तो ये क्लियर है ना कि डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2 लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ v1 डायमेंशन ऑफ यस। v2, ये तो है, तो यहाँ से ये तो श्योर है कि डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, है ना, तो ये तो है, तो यहाँ से अभी ये मिल रहा है कि 0 से 3 के बीच हो सकता है, यहाँ से ये, अब यहाँ से आएंगे तो ये जो डायमेंशन सम का है, तो सम का डायमेंशन क्या होगा, मोर देन इक्वल टू, मतलब ये डायमेंशन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक तो मोर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ आता है कि डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2 जो होगा लेस देन इक्वल टू सम होगा, है ना। ओके सो अभी एक चीज़ ये समझ आता है यहाँ से कि ये लेस देन इक्वल टू आपका सम दोनों का हो जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, यहाँ से समझ आएगा लेस देन इक्वल टू 8 है, यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यही बेटर है। एंड हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन, स्मॉलेस्ट मतलब मोर देन इक्वल, स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, और हमें बोला v1 v2 3 and 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रेस्पेक्टिवली है, द मिनिमम 3 हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन 3 कैसे जस्टिफाई करेंगे, लेकिन वहाँ तो कह रहे हैं मैक्सिमम 3 है, हम तो ये कह रहे हैं, है ना, 0 से 3 के बीच होगा, यस सर। तो हाउ टू जस्टिफाई इट। अब जो सम है, सम का डायमेंशन क्या हो सकता है, तो सम का मैक्सिमम डायमेंशन क्या हो पाएगा,
से कोई रिजल्ट होगा, कोई इनइक्वालिटी यूज़ करना पड़ेगा इसमें। रुको एक मिनट चेक करता हूँ कुछ थ्योरम वोरम है क्या ऐसा। तो इसमें जो है है ना, देखता हूँ एक दो रिजल्ट कुछ ऐसा है क्या, क्योंकि अभी तो याद नहीं आ रहा, देखते हैं। सो इसमें जो रिजल्ट्स कुछ है हमने एक तो ये लगाया ना, सम वाला फॉर्मूला लगाया है। अच्छा, स्पेस का डायमेंशन नहीं दिया है कि दोनों सब स्पेस था। ये तो वेक्टर स्पेसेस है ना, v1 v2 किस वेक्टर स्पेस का मेंबर है, मतलब ये तो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि v1 v2 विद 3 एंड 5 डायमेंशन वेक्टर स्पेस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वेक्टर स्पेस ही है v1 v2, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2। ओके, देखता हूँ समझ आया, ठीक है, तो अगली बार देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हर जगह सब स्पेस का दे रखा है रिजल्ट, पता नहीं, हमारा तो यही आ रहा ना, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं। आंसर क्या दे रखा है, आंसर कुछ है? हाँ सर है, बट अभी याद नहीं किया अच्छा, था। याद नहीं है, पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, देखता हूँ उसको, ट्राई करता हूँ, अभी तो समझ नहीं आ रहा, तो इसको अभी ओके सर। रहने दिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है। सेकेंड वाले में क्या है आपका कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस दिस इन द फर्स्ट। ये तो आसान है आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 11 12 में भी थे, है ना। तो इसमें ये तो ग्राफ बना के नहीं आ जाएगा, अब ग्राफ बना सकते हैं दो लाइन का। यस सर, ग्राफ से ही कर रहे थे इसको, बट आंसर नहीं आ रहा था जो दिया था आंसर शीट में। अच्छा, क्योंकि ये तो आसान सा लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या है, 3x प्लस 2y इज 14 एंड 2x, क्योंकि इस तरह का आंसर 12th क्वेश्चन 12th क्लास में भी तो होता था। दिस इज 5, यही ना। सो 3x प्लस 2y इज 14 एंड 2x माइनस 3y इज 5।
तो सर ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना के फिर आ जाएगा एरिया अंडर इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी आ जाएगा। तो क्या ग्राफ बनाएंगे, चलो मान लो अगर मैं टेबल बनाऊं इसका एक्स वाई है ना, तो अगर हम क्या करते थे हम लोग इसको अगर उस फॉर्म में लिखे, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 14/3 y/7 इज 1। तो x इंटरसेप्ट होगा 14/3 एंड y इंटरसेप्ट 7। तो एक लाइन इस तरह से कुछ आएगी, रफली बना रहा हूँ मैं, इस तरह से है। और दूसरे कर्व में ऐसे ही x अपॉन यहाँ 5/2 y/-5/3 इज 1। ठीक है, तो ये एक 5/2 और एक -5/3, तो 5/2 x पे तो 2.5 है ना, और y पे -5/3, तो मान लो -5/3। तो ये आपका है अभी के लिए। और आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके बताइए कि x और y की क्या वैल्यू है जो इन दोनों कर्व पे है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। तो हमें ये एरिया निकालना है ना, ये वाला पार्ट निकालना है। तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं या वैसे भी मुझे लगता है कर सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन के भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप मुझे ये निकालिए बस कि ये पॉइंट क्या है, इसको सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली, दोनों कर्व को सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आएगा। ये तो इजीली आ जाएगा मुझे लगता है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो क्या, स्पेशली यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, तो इसका अलग इसका अलग इसका अलग आ जाएगा आंसर, बिना इंटीग्रेशन किए भी आंसर आ जाएगा। बोलिए जी। जो 9th का स्मॉलेस्ट डायमेंशन था, तो अगर यहाँ से अगर आंसर मुझे एक लगाना पड़ेगा तो 0 हो सकता है। मिनिमम डायमेंशन जो हम बना सकते हैं वो 0 बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 बना सकते हैं। तो अभी के हिसाब से जो हमें मिल रहा है वो 0 और 3 के बीच। तो वैसे अगर आंसर मुझे लगाना पड़ेगा तो आंसर इज 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसमें निकालिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है सॉल्व करके। सर 4 और 1। 1 4 रखेंगे तो 12 1, ठीक है। तो x4 y1, या उल्टा x4 और y1, लेकिन हमने जो ग्राफ बनाया वो तो ऐसा नहीं कह रहा है ना। मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें ये कह रहा है कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, वो तो है, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए। तो इसका मतलब वो कैंसिल कहाँ हो रहा है, सर यहाँ पे x पॉजिटिव है तो आपने x नेगेटिव लिया है 5/3। हाँ x नेगेटिव लिया, ओ अच्छा यहाँ उल्टा हो गया ना। यहाँ जो था x पे 5/2 लेना था, y पे -5/3 लेना था, तो मैंने उल्टा लाइन बनाए हैं। x पे 5/2 होना था ना, तो 5/2 किधर है, x पे इधर है ना ये, और y पे अच्छा मैंने वहाँ लाइन गलत बनाया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले लाइन के ग्राफ गलत बनाया ना, 5/2 यहाँ था और -5/3 यहाँ आएगा, तो ये लाइन एक बनेगा ना। और दूसरा लाइन जो हमने बनाए थे वो इस तरह का है कि यहाँ पे था आपका 14/3 x पे, और y पे है 7, तो इस तरह से अब सही है ना। तो ये जो आपको अब आपको ये एरिया निकालना है, तो ये तो और आसान हो गया, नहीं हो गया। अब बताइए, सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो पॉइंट आपने अभी निकाला है ये 4 है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,1। तो क्या होगा मुझे बताइए, इस हाँ, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का मुझे दिख रहा है, तो व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ हाइट, इतना ही बता दीजिए। 14/3 4 ज़्यादा होगा ना, तो ये बेस लेंथ कितना है, बेस कितना है, ये राइट इधर ट्रायंगल वैसे होगा ना, बेस कितना है 14/3 -5/2। कैलकुलेशन चेक कीजिए वहाँ जैसे मैंने मिस्टेक कर दिया था,
तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है सर, ट्राई करेंगे, हो जाएगा। क्या ही ट्राई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लीजिए। ये ट्रायंगल का एरिया यही था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो आपने ढंग से, मतलब जैसे मैंने यहाँ गलती कर दिया ग्राफ बनाने में, क्योंकि मुझे यहाँ इंटरसेप्ट इधर लेना था, ग्राफ है ना ऐसा कुछ बनता, लेकिन मैंने वहाँ बना दिया। तो इस तरह से एनीवे सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन भेजा है, इसमें अगर हम एक आइगन वैल्यू रो सम का मतलब रो का अगर सम करें तो एक आइगन वैल्यू होती है, और दो आइगन वैल्यू का सम दिया ही हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि एक्चुअली ईच रो ईच कॉलम का सम सेम है ना, कितना है वो 4 प्लस ए, यही ना। तो 4 प्लस ए इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एक्चुअली, यस सर। ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी, तो सर लैम्डा और म्यू ले सकते हैं। हाँ स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का रिजल्ट क्या होता है इसमें, आई थिंक यहाँ पे जो आएगा 0 0 आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो इसका रैंक 1 है राइट। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी 4 प्लस ए 0 0 आएगी, ये 3 आइगन वैल्यू आएगी। तो ये आपका लैम्बडा है, ये आपका म्यू है। तो बताइए क्या समझ आया। तो 4 प्लस ए इज 17, तो ए कितना हो जाएगा 13, लेकिन यहाँ 7 दे रखा है। क्या सारे आइगन वैल्यू सेम आएंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये। सेम तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैंने गलत सोचा है, डिटरमिनेंट सर 0 अगर आएगा, उसमें डिटरमिनेंट कोई 0। दो आइगन वैल्यू आर्बिट्रेरी ले लें तो फिर नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डायगोनल्स पे एक आइगन वैल्यू 4 प्लस ए होना श्योर है, ठीक है। एंड बाकी आइगन वैल्यू कहाँ से आएंगी, ट्रेस से। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, उससे मुझे लगता है हो जाएगा। ट्रेस क्या है इसका, ट्रेस जो है वो आ जाएगा 3 प्लस 3a। अच्छा इसका एक रिजल्ट है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू का यही रिजल्ट है। जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का क्या रिजल्ट है, व्हाट इज रिजल्ट फॉर द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। सर रो सम a प्लस 3 आएगा ना, है रो सम कितना आएगा, a प्लस 3। तो मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस ए, दिमाग चल नहीं रहा ना। 3 प्लस ए, एक्चुअली यहाँ पे क्या है 3 प्लस ए एक आइगन वैल्यू होगी, ये है, और यही आई थिंक लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी। और बाकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सर इसमें मेरा डाउट ये है, हम्म सर अगर जैसे 3 प्लस एक आइगन वैल्यू हुई और लैम्डा और में हमने दो आइगन वैल्यू ले लिया आर्बिट्रेरी, फिर तो अगर तीनों का सम करें तो ट्रेस के बराबर आना चाहिए। और यहाँ से उन्होंने लैम्डा और म्यू की वैल्यू मतलब दे रखी है 17 है, तो वहां अगर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी। अच्छा हाँ, अच्छा वैसे कह सकते हैं हाँ। ट्रेस कितना है आपके पास 3 प्लस 3 है। 3 प्लस 3a, और 3 आइगन वैल्यू का जो सम है वो यही है ना 3 प्लस 3a। मुझे 2 आइगन वैल्यूज का सम दे रखा है, लेकिन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट है ना। यस सर। ये 17 है हाँ। फिर यहाँ से सर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से तो 3 ही तो आइगन वैल्यू होंगी। हाँ 3 3 तो क्या एक है 3 प्लस ए दे रखा है, मतलब हम लोगों ने निकाला है रोसम से। सर तो 3 प्लस ए प्लस 17 बराबर 3 प्लस 3 है, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, क्वेश्चन ये है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, रिजल्ट क्या है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का। इसमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का रिजल्ट क्या है, लार्जेस्ट का तो ये लार्जेस्ट यही होगा 3 प्लस ए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू,
3 आइगन वैल्यू आपको मिल रहा है क्या? क्वेश्चन ये है कि 3 आइगन वैल्यू है आपके पास तीनों? तो ये कहता है कि रो एंड कॉलम सम ऑफ बीइंग इक्वल इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स ए इज डोमिनेंट आइगन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ द रोज एस। एक तो ये हो गया, एंड 1 1 1 इज द आइगन वेक्टर, ऐसा होगा इसका। 1 1 1 इज द आइगन वेक्टर। तो ये कहना चाह रहा है for symmetric matrix the minimum eigenvalue is real and depends on the structure of the A. For doubly stochastic matrix eigenvalue typically lie within minus s and s. अच्छा, s is the largest eigenvalue. तो ऐसा कोई मिनिमम का कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो एक तो हमें ये समझ आया कि लैम्डा यहाँ 3 प्लस ए है, म्यू क्या है ये पता नहीं, तो म्यू लेकिन यहाँ से आ जाएगा, है ना। तीसरी आइगन वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? अच्छा, लैम्डा प्लस म्यू मुझे 17 दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा प्लस म्यू 17 है, तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा आपका? 17 माइनस 3 14 माइनस ए, एंड तीसरी आइगन वैल्यू ट्रेस से आ जाएगी। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, और ट्रेस आपका कितना है? ट्रेस जैसे यहाँ पे 3 प्लस 3 ए था, तो उससे भी तो आएगा। लैम्डा 3 जो है ये यहाँ से कितना आया आपके पास? यहाँ से लैम्डा 3 आ जाएगा ना। कितना आएगा जी? -14 3a -14 ऐसा कुछ। तो ये अभी 3 आइगन वैल्यू आपके पास है, 1 2 3। अब क्या कर सकते हैं आप? अब यहाँ से a निकल जाएगा। ओके ठीक है। सो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि मेरे पास 3 आइगन वैल्यू है और इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? a का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आप, और इसको इसके इक्वल कर दीजिए। 3 प्लस a 14 माइनस a एंड 3a माइनस 14, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व करके देखिए इसको, ठीक है यहाँ ओके तक। सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, क्यूबी की क्वेश्चन आएगी, फिर आप उससे सॉल्व करके देखिए, आ जाएगा। चलो जी, बाकी लोग क्वेश्चन पे आते हैं। किनका रह गया अब? तो किसी का रह गया क्वेश्चन? बताओ जिनका रह गया, क्या है, पिन करो। सर एक डाउट डिस्कशन वाले में भेजा, उसका डी ऑप्शन देखना। रुको रुको, क्या है बताओ, कौन सा वाला डाउट? तो पिन करो, कौन सा क्वेश्चन है? ये डिस्कशन वाले में इसका डी ऑप्शन कैसे fx आएगा? जैसे हाँ बताइए।
एफ एक्स वाई हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो? वो पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ मुझे तो वही आता है। वो वैसे ही करना पड़ेगा, है ना? ओके सर, इसमें देखिए एकलव्य 2 वाले में हम्म बताओ क्या है इसमें? ये फर्स्ट वाला डायमेंशन का तो पता नहीं, वो वैसे मैट्रिक्स पूरा वीक है। तो अभी बता तो रहा था, उसमें देखो क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, फिर मैक्सिमम पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट सम का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसमें लगाओ ये थ्योरम जो लगा रहे थे यहाँ पे हम, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें लगाओ, यही तुमसे यही पूछ रहा है ना, उसमें अप्लाई करो। तुम्हारा V1 का डायमेंशन कितना है? इंटरसेक्शन वाला कहाँ दिया है? इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? 17 इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 17 19। हम्म सबसे कम घटाओगे तो ये जितना ज्यादा मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए? स्मॉलेस्ट। तो इसको लार्जेस्ट रखो, ज्यादा ज्यादा घटाओगे, लेकिन इंटरसेक्शन डायमेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस फॉर्मूले के हिसाब से? इंटरसेक्शन का मैक्सिमम डायमेंशन कितना हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में? 17। तो रखो इसको 17, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल है ये 17, तो ये मिनिमम तुम्हारा ये आएगा 19। नेक्स्ट बताओ। सर एक ग्रुप पर भेजा आपको बस। नेक्स्ट का अप्रोच बता दीजिए सर। हाँ जी मानस, देखो तो सर इसमें खाली ये मिनिमम और मैक्सिमम ब्रेक करना नहीं आ रहा है, कैसे अंदर होगा? मिनिमम लेस देन 2 टाइम मैक्सिमम है, तो दो पार्ट में कर लो इसको, E1 E2 करके, वैसे भी कर सकते हो। E1 E2 क्या है, जैसे मान लो इवेंट A है ऐसा समझ लो, तो ऐसा भी तो कर सकते हो कि E1 तुम्हारा है x लेस देन वाई और E2 है x मोर देन वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A को हम बेस थ्योरम लगाएंगे, सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A, ये लगा के कर लो। और इसमें क्या होगा, जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा A क्या है, तुम्हारा A दे रखा है कि मिनिमम XY जो है वो लेस देन 2 टाइम मैक्सिमम XY है, यही है, ये चीज़ है, इसको Yes, sir. अप्लाई करो। तो यहाँ से लगाओ, इसमें हो जाएगा ना, जब x लेस देन वाई है तो बस इसमें पुट कर दो। E1 तुम्हारा हो गया x लेस देन वाई इंटरसेक्शन A। अब इसमें देखो ये रखो, तो x लेस देन वाई तो मिनिमम x हो जाएगा और मैक्सिमम y हो जाएगा, तो ये पहला इवेंट हो गया। और दूसरा इवेंट जब x मोर देन y है, तो इस केस में जब A लिखोगे तो मिनिमम कौन सा है, y है तुम्हारा, तो y लेस देन 2x। अब इसको ठीक कर लो। सर एक बार ये प्लीज ये फिर से बता दीजिए, बेस थ्योरम आपने कैसे अप्लाई किया इसमें? नहीं बेस थ्योरम नहीं, सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा हाँ फिर तो ठीक। थ्योरम टोटल यही कहता है ना, इसी को बाद में ब्रेक करोगे तो इसको लिख सकते हैं E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस E2 इंटू ए गिवन E2, है ना। यस सर। ये अब इसको ठीक कर लो, इसको x की वैल्यू बोल रहा है कि लेस देन y लेस देन 2y, और अगर पॉजिटिव है ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब x y से भी छोटी है, x 2y से भी छोटी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, दोनों के मिनिमम से छोटी होगी। यस सर, वाई तो से। ये हो गया। और यहाँ बोल रहा है x y से ज़्यादा है
अच्छा y x से कम है, यहाँ y 2x से कम है, तो y लेस देन x, y लेस देन 2x, तो क्या होगा y लेस देन जो मिनिमम है ना, यस सर। ये आ गया। तो मतलब भाई तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं आ गया, देखो तो ये कितना है, सेम ही आ गया, मतलब 2 टाइम। अब ये आईआईडी है ना, दोनों आईआईडी एक्स वाई हाँ सर, आईआईडी है, एक्सपोनेंशियल तो बना दोनों का सेम ही आंसर आएगा, आईआईडी है तो 2 टाइम एक निकाल लो, ठीक है। अरे म्यूट करो हाफिज। सो यहाँ से ये आ जाएगा, कर लोगे, इससे आ जाएगा, यस सर, कर हाँ ये हो जाएगा। चलो भाई, हाँ हाँ जी भाई अमन, जो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है जैम एमए 2018 का पीवाई क्यू है, देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैम एमए 2018 का ये पीवाई क्यू है, 18 या किसी ईयर का देखना, 18 का ही मुझे लग रहा है। जैम एमए का पीवाई क्यू है ये, ठीक है ना, लास्ट ईयर हमने भी कराए थे। तो नेक्स्ट में क्या है, आइगन वेक्टर दिया हुआ उसको देखिए। M3 क्रॉस 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यू 0 2 है एंड ए है, 3 आइगन वैल्यू है, तीनों का आइगन ये तो पता है मुझे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, रियल आइगन वैल्यू होते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो एक तो ये डिटर्मिनेंट को तीनों आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, 4bc -1 2 0 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट, अच्छा ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, तो इससे कुछ रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो बस ये है कि तुम ये कर सकते हो, mu इज इक्वल टू 0u, mv इज इक्वल टू 2v एंड mw इज इक्वल टू aw। अब यहाँ से क्या आएगा, तो u तो तुम्हें पता है, तो एक तो सिंपल मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक काम करो मैट्रिक्स से पूरा निकाल लो, या मैट्रिक्स नहीं निकालना चाहो तो सिमेट्रिक है ना। तो 3 क्रॉस 3 में कितने वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं मान लूँ 3 क्रॉस 3 में कि यहाँ पे है कोई नंबर है ना, कोई भी नंबर ले लो वेरिएबल है ना, C1 C2 C3, तो यहाँ C2 C3, यहाँ C4 C5 C5 C, यहाँ 6 वेरिएबल तो यहाँ पे आ गए। तो एक तो तरीका ये है जो कि लेंदी होगा, क्योंकि UVW तो पता ही है ना मुझे। तो ये 3 इक्वेशन बनाओ, ये मैट्रिक्स अज्यूम करो, ये इससे 3 इक्वेशन यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, तो 9 इक्वेशन है, 9 वेरिएबल है, सॉल्व करो। उससे इजीली आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 वेरिएबल यहाँ है, 3 उसमें है, तो 3 इक्वेशन है, 9 इक्वेशन 9 वेरिएबल, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? आ भी सकता है, कोई जरूरी है, तो तुम्हें डिपेंड करता है, कोई आसान अप्रोच भी होगा जो मुझे नहीं आ रहा है, ये चीज़ें तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचेंगे तो और भी अप्रोच निकल के आएगा। लेकिन दिक्कत ये तुम कम ट्राई करते हो, मुझसे ज़्यादा ट्राई करवाते हो, ठीक है ना,
तो उससे मेरा एग्जाम निकलेगा, तुम्हारा नहीं निकलेगा भाई। जब खुद करोगे तब तुम्हारा निकलेगा। ठीक है, एनीवे चलो, थैंक यू। ओके